बेटा अफसर, लेकिन फिर भी बेचारी माँ को इतना दुख सहना पड़ रहा है और वे अंत में ऐसा फैसला लेती है जिससे अफसर बेटे को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जिल्लत भरी जिंदगी जिंदगी भर जीता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफसर बेटा था जिसकी माँ अकेले ही गांव में रहा करती थी। वह बेटा बाहर रहा करता था, लेकिन अपनी माँ को अपने साथ कभी भी ले जाने के लिए जिद नहीं किया और बेचारी बूढ़ी अम्मा भी अपने बेटे के साथ बाहर जाकर रहना मंजूर नहीं था उन्हें क्योंकि अपना गांव ही बहुत ही प्यारा था। बूढ़ी अम्मा अपने गांव के जमीन से इतना लगाव रखी थी कि वो अपना गांव का जमीन छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। वैसे भी अभी तक तो बूढ़ी अम्मा का जिंदगी अच्छे से गुजर रहा था क्योंकि उनका हाथ पांव काम कर रहा था और घर में खाने पीने के अनाज भी खेत खलिहान से आ जाया करते थे। बूढ़ी अम्मा के पति के गुजरे हुए भी 10 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन वह अपने बेटे को अफसर बनाना चाहती थी क्योंकि बूढ़ी अम्मा अपने पति के साथ बहुत सारे सपने देखी थी। वह सपने देखी थी कि मेरा बेटा गांव में खेती खलिहानी नहीं करेगा, वह बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बूढ़ी अम्मा का सिर्फ एक ही बेटा था, उनकी और कोई भी संतानें नहीं थी, इसलिए वह अपने बेटे को अफसर बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से अपने पति के गुजर जाने के बाद भी वो बहुत ही मेहनत करती थी। अपने खेत खलिहानों में खुद ही काम करवा करवा कर अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दी और जब बेटा बाहर बहुत मेहनत लगन से पढ़ा, उसके बाद अफसर बन गया तो बेटा वहीं पर बस गया। बूढ़ी अम्मा को एक दो बार तो बोला कि अम्मा वहीं पर माँ अब चलो, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, और तनख्वाह भी हर महीने भेज दिया करता था। बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा, यहाँ पर मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, यह खेत खलिहान तुम्हारे पिताजी का है और इसी से तो तुम अफसर बने हो, इसी की मेहनत और बदौलत के तो भरोसे, और तुम्हें तनख्वाह भेजने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ, बस तुम वहाँ पर बहुत मेहनत करो और वहीं पर जमीन जायदाद घर ले लो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आकर रहूँगी और जब तुम्हारी शादी की उम्र हो जाएगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की भी ढूंढूंगी। बेटा तो उस समय हाँ में हाँ मिला दिया, कुछ भी नहीं बोला। 3 से 4 साल के जॉब से उसको इतना पैसा तो हो गया था कि वह अपने लिए क्वार्टर ले सके। वहाँ पर क्वार्टर ले लेता है और फिर कुछ ही सालों में एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है और वहीं पर लव मैरिज शादी कर लेता है। अम्मा को बतलाता भी नहीं है। बूढ़ी अम्मा सोचती है कि मेरे बेटे के लिए तो अब बहू ढूंढना जरूरी है। वह बेचारी इधर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती है। जब अपने बेटे के पास पिक्चर भेजती है, तस्वीरें भेजती है, तो बेटा बोलता है, माँ अब यह सब तस्वीरें की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से कोर्ट मैरिज शादी भी कर लिया है। तो अम्मा बोलती है, तुमने शादी भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। तो वह बेटा बोलता है, माँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे बुलाकर विधि विधान से शादी करवाओगी, जिसकी वजह से 10 से 15 दिन तो आराम से मेरा कट जाएगा वहाँ गांव में, और गांव में मुझे मन नहीं लगता है। मैं तो साल 2 साल में तुमसे सिर्फ मिलने 2-4 दिनों के लिए आ जाया करता हूँ और मुझे तो गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे खाने पीने में दिक्कत हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर शादी कर लिया। अब मेरी तुम टेंशन लेने की तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अम्मा खुश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं है, बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी किया है। वह मन ही मन मुस्कुराती है और फिर अपने बेटे बहू की तस्वीरें देखती है जो बेटा व्हाट्सअप किया होता है। बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी लग रही है और बेटा बतलाया कि वो उसी के साथ जॉब भी करती है, दोनों साथ में ही जॉब करते हैं। अब तो इनकम भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। वह अपने बेटे को कुछ दिनों के बाद फिर फोन करती है और बोलती है, बेटा तुम तो अपने किराए पे रह रहे थे, अपनी बहू यानी कि अपनी पत्नी को भी किराए पर ही रख रहे हो।
इस पर बेटा बोलता है, नहीं अम्मा, मैंने यहाँ पर एक क्वार्टर ले रखा है। तो उस पे अम्मा बोलती है, बेटा अब तुम भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आ जाओ, बहू का सुख मुझे भी चाहिए। इस पर बेटा बोलता है, माँ मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, मैं तो अपनी पत्नी को वहाँ पर नहीं लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि गाँव तो मुझे ही पसंद नहीं है, तो उसे क्या खाक पसंद आएगा, वह तो गाँव में 1-2 घंटा भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए अम्मा तुम अपनी पूरी तैयारी के साथ रहो, मैं तुम्हें अपने साथ इस शहर में आकर लेकर आकर रखूंगा। अम्मा भी बेचारी सोचती है, ठीक ही तो बेटा कह रहा है, बहू आएगी तो 10 से 15 दिन भी अगर रह भी गई तो सेवा करके चली जाएगी, और मेरी भी तो उम्र हो गई है। बेटा जब इतना प्यार से दुलार से बुला रहा है और अब तो रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है, खुद का क्वार्टर ले लिया है और बहू भी आ गई है, तो अब सेवा पानी की भी मेरी बहुत अच्छे से हो जाया करेगा, मुझे कोई चीज़ का फिक्र नहीं रहेगा। ठीक ही तो बोल रहा है, मैं उसके साथ शहर ही जाकर रहूँगी। वैसे भी अब इस बूढ़ी हड्डी को तो कोई की सेवा की तो जरूरत पड़ेगी ही। वह अम्मा अपने बेटे की आने का आस देखने लगती है। बेटा बोलता है कि 4 से 5 दिनों के बाद मैं आ जाऊंगा, टिकट करवा लेता हूँ। अम्मा भी उसका ध्यान अपने बेटे पर ही रहता है, वह उसका आस लगाए रहती है, उसको इंतजार करती है कि मेरा बेटा आएगा। इस इंतजार में घर को बहुत अच्छे से साफ सफाई कर देती है, क्योंकि उसके बेटे को साफ सफाई बहुत पसंद था और उसके पसंद के खाने भी बनाकर रखती है। जिस दिन उसका बेटा आने वाला होता है उसके पसंद की मुरब्बे की मिठाई और दाल भड़ा फ्राई चावल और बिरयानी और कटहर के अचार भी लगाकर रख देती है, क्योंकि उसके बेटे को कटहर का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वैसे तो गांव भर में अम्मा के कटहर का अचार का कोई भी मुकाबला नहीं था। कोई भी गांव का आदमी अगर अम्मा के हाथों का कटहर का अचार खाता तो उसका दीवाना हो जाता। अम्मा से तो गांव वाले भी आकर कटहर के अचार लगाने का विधि पूछकर अपने घरों में लगाते, फिर भी अम्मा जैसे कटहर का अचार का स्वाद कोई के हाथ में नहीं था। और उसके बेटे को तो अम्मा यानी कि अम्मा के हाथों का कटहर का अचार बहुत ही ज्यादा पसंद है, और वह तो जब भी आता है गांव तो कटहर का अचार भर भर के बरनी में ले जाया करता है, क्योंकि उसके जैसा अचार तो कोई भी नहीं बनाता है। अब क्या था, बेटे का आने का इंतजार खत्म होने वाला था, क्योंकि अफसर बेटा अब आ गया था गांव में। और जैसे ही वो अपने गांव में आया, अम्मा के झोपड़ी के पास आया, अम्मा उसे देख ली। दोनों माँ बेटे दौड़ कर गले लग जाते हैं। लगता है कि कितना प्यार भरा हुआ है माँ बेटे में, और दोनों के आंखों में आंसू आ जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अफसर बेटा अपनी माँ का पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। फिर अम्मा भी उसके हाथ पकड़ के अपने घर की ओर ले आती है। अम्मा का तो ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, बस झोपड़ी का घर था, लेकिन बहुत ही दूर में फैला हुआ था, जिसकी वजह से अम्मा तो अकेले रहती थी, लेकिन पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा था। यानी कि अम्मा जितने दूर में रहती थी बस उसकी सर सफाई कर दिया करती थी, और तो और सब ऐसे ही बंजर पड़ा था। और खेत को भी बाटी पे दे दी थी। खेत का जो भी आदमी खेत पे काम करता था, साल भर का अनाज अम्मा को दे देता था, जिससे खाने पीने में दिक्कत नहीं आता था। और जो भी बचता था अनाज वह अम्मा बेचकर अपना खुद का गुजारा कर लिया करती थी। आज तक अम्मा ने अपने अफसर बेटे की कमाई का 1 रुपया भी नहीं खाया, और अपने पति के गुजर जाने के बाद भी उन्हें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके पति ने इतना धन धान्य भी तो छोड़कर गए ही हुआ था। अपने बेटे को भी पढ़ाकर अफसर बना दी थी, तो बेटे का भी खर्च नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन बेटा भी कभी जिद करके माँ के हाथों में 500,000 रुपया नहीं रखा। जब बेटा घर आया उसके बाद अम्मा मुंह हाथ धुआकर उसे सबसे पहले भोजन कराती है। बोलती है, बेटा तुम शहर से इतने दूर से आए हो, भूख प्यास तो बहुत जोरों से लगी हुईगी। अफसर बेटा भी बोलता है, अम्मा मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। अम्मा थाली लगाती है और उसमें बहुत कई प्रकार के व्यंजन थे। यह देखकर बेटा बहुत ही खुश हो जाता है, चाव से सारे भोजन को खत्म करता है और उसके बाद अम्मा को भी अपने हाथों से खिलाता है। फिर माँ बेटे दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। देखते ही देखते अब रात होने वाला था।
अम्मा बोलती है, बेटा तुम तो शहर ले जाने के लिए तैयार हो, इसके लिए मैंने तो सारे कपड़े पैकिंग भी कर ली है। इस पर बेटा बोलता है, माँ हम कल नहीं शहर जाने वाले हैं, 1-2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि इस गांव के ज़मीन को हमें बेचना भी तो है। इस पर अम्मा चुप हो जाती है और अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। इस पर अफसर बेटा बोलता है, माँ इस तरह क्यों देख रही हो, तुम तो मेरे साथ शहर में रहोगी, फिर इस घर का, खेत का, खलिहान का क्या करोगी, और शहर में रहोगी तो इनका ध्यान कौन रखेगा। इस पर अफसर बेटा कहकर चुप हो जाता है। अम्मा बोलती है, बेटा इस घर द्वार के चलते ही तो मैं आज तक अपनी जीविका चला पा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी के गए हुए तो कई साल हो गए, इसकी खेत खलिहान की वजह से ही तुम्हारी पढ़ाई मैं पूरी करा सकी और तुम्हें जॉब लगवा सकी और अपना भी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर रही हूँ। आज तक तुम्हारे हाथ से 1 रुपया भी इसी वजह से नहीं ले पाई और तुम इसे बेचने के लिए बात कर रहे हो। हाँ मैं तुम्हारे साथ शहर जाकर रहना तो चाहती हूँ, लेकिन इसे बेचने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। इस पर अफसर बेटा अपनी माँ को बहुत ही समझाता है, फुसलाता है और अपनी माँ के बहुत सारे बात मन में बैठा देता है। माँ भी बेचारी क्या करती, अपने बेटे की बात में आ गई। वैसे तो बेचना नहीं चाह रही थी, बोल रही थी कि बेटा मैं किराया लगा दूंगी या मेरे खाते में पैसे आ जाया करेगा, लेकिन अफसर बेटा इतना चालाक था कि वह माँ को बहुत ही समझा बुझा रहा था। बेचारी अम्मा भी अपने बेटे की बात में आ गई। वे मन ही मन सोचने लगी, ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा, इकलौता मेरा बेटा है, मेरे लिए गलत थोड़ी ही सोचेगा। अब इसके पिताजी के चले जाने के बाद इसकी ही तो मैं जिम्मेदारी हूँ, यह ठीक ही तो कह रहा है। यहाँ गांव का खेत खलिहान घर का मैं क्या करूँगी, मुझे तो अपने बहू बेटे के साथ शहर में जीविका चलाना है और मेरी जिंदगी आखिर कितने साल की ही है, इसे बेच देने में ही ठीक है। फिर बेटा को हाँ कह देती है। अफसर बेटा बात उत करता है और गांव के ही एक किसान से घर और खेत का बात कर लेता है, जिससे कागजात तैयार होने में 1 से 2 दिन समय लग जाते हैं। जैसे ही कागजात तैयार होते हैं, अम्मा आंखों में आंसू भरे हुए और दिल में पत्थर रखकर उस पर दस्तखत कर देती है। लेकिन बेटा तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। पता नहीं इतना प्यार करने वाला बेटा अपनी माँ को धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रहा था। जितने भी पैसे मिले वह अम्मा से एक बैग में रखवा लेता है और बोलता है, अम्मा अब यहाँ से जाने की तैयारी करनी होगी, तुम्हारे जितने भी गहने गीठो है तुम एक बैग में रख लो और एक बैग में सारे कपड़े रख लो, इससे हमें पता चलेगा बीच में जो इसमें गहने पैसे हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा। अम्मा भी उसके बातों में आकर एक बैग में गहने गीठो और कपड़े रख देती है और एक बैग में कपड़े। फिर जाने के लिए माँ बेटे तैयार होते हैं। गांव का किसान जो उनका जमीन जायदाद खेत लिया हुआ था उससे विदा लेती है अम्मा। वह अम्मा को बहुत ही मानता था जो किसान लिया था। ऐसे तो गांव के सारे व्यक्ति अम्मा का ऋणी थे, क्योंकि अम्मा किसी की भी मदद करने में कभी भी हिचकती नहीं थी और उनका कटहर का अचार तो प्रसिद्ध था ही। जाते वक्त गांव वाले उनको बहुत ही मिल रहे थे और आशीर्वाद कोई ले रहा था तो कोई उनके गले लग रहा था। अम्मा अपने बेटे के साथ शहर की ओर चली जाती है। शहर जाने के बस स्टैंड पर अम्मा के अफसर बेटा बोलता है, माँ तुम यहीं पर रहो, मैं बस का टिकट करवा कर आता हूँ। इस पर अम्मा वहीं पर बैठ जाती है जहाँ पर टिकट काउंटर था। बेटा लाइन में लगता है और बहुत लंबी लाइन होने की वजह से अम्मा का ध्यान ओझल हो जाता है। वह अपने सामान की रक्षा करने लगती है और बेटा एक टिकट लेकर अपने शहर चला जाता है। बहुत समय हो जाता है। अम्मा वहीं पर बस स्टैंड पे बैठी रहती है। जब देखती है लाइन में तो उनका बेटा नजर नहीं आता है, इसलिए वह उठकर थोड़ा इधर उधर देखती है। लेकिन जब नजर नहीं आता है तो वहां पर बैठे हुए बहुत सारे आदमी से अपने बेटा का तस्वीर दिखलाकर पूछती है, लेकिन कोई भी उनके बेटे को पहचान नहीं पाता है। वहीं पर बस स्टैंड के टिकट काउंटर के पास एक गार्ड होता है जो सभी व्यक्तियों को टिकट के लिए लाइन में लगवाता है और सही से टिकट बंटवाता है। जब अम्मा अपने बेटे के तस्वीर उस गार्ड को दिखलाती है, वो गार्ड भी पहचानने से मना कर देता है। लेकिन जब अम्मा अपने बेटे का नाम और जगह बतलाती है तो वह गार्ड कहता है, मैं अब एक बार इस किताब में, इस डायरी में देख कर बतलाता हूँ कि आपका बेटा टिकट लिया है कि नहीं। जब वह गार्ड टिकट काउंटर का जितना भी टिकट आदमी लेते हैं उसमें देखती है, रसीद देखता है तो पता चलता है
कि उनका बेटा किशन वह तो टिकट एक ही लेकर कब का वे चला गया। वह गार्ड बोलता है, अम्मा आपका बेटा तो आपको धोखा देकर यहीं पर छोड़कर भाग गया। वह तो अब तक शहर पहुंच भी गया होगा। अब तो शाम के 4 बज गए और सुबह के 10 बजे ही उसका बस का टिकट था। अम्मा याद करती है कि मैं तो यहाँ पर 9:30 बजे आ ही गई थी, यानी कि आधे घंटे के बाद ही टिकट का नंबर था और मेरा बेटा चला गया। मेरा बेटा तो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। वह बहुत ही चिल्लाई और उसे डांटी गार्ड को कि तुम मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हो। मेरा एकलौता तो बेटा है और मुझे धोखा कैसे दे सकता है। जब वो आया था तो उसके भी आंखों में आंसू थे। हम दोनों माँ बेटे खूब गले लगकर रोए थे और एक दूसरे को बहुत ही मान सम्मान प्यार दिए थे। और तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। गार्ड बोलता है, अम्मा आपको आजकल की बच्चों पे विश्वास करने का आपको ज़्यादा ही आदत हो गया है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के भी नहीं होते हैं। आपका बेटा भी आपको धोखा देकर चला गया है। ऐसी कैसे हमेशा बस स्टैंड पे होती है। बूढ़े माँ बाप को उनके बेटे तो बहू तो बेटियां छोड़कर हरदम चली जाती है। आज आपका बेटा भी आपको छोड़कर चला गया है। अम्मा गार्ड को बहुत फिर भी डांट फटका कर अपने जगह पर आ जाती है और अपने सामान को देखती है। तो पता चलता है कि उनका तो एक ही बैग उनके साथ है। उनके पैसे और गहने वाला बैग तो उनका बेटा किशन ही लिया हुआ था। तब उन्हें समझ में आता है कि शायद सचमुच पैसा और गहना लेकर भाग तो नहीं गया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करती है। सोचती है कि थोड़ा और इंतजार करके देखती हूँ। वैसे फिर वह अपने फ़ोन से अपने बेटे को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं लग पा रहा था। असल में किशन तो वह सिम ही बदल दिया था और फिर अपने शहर चला गया था। वहाँ पर जाकर किशन बहुत ही मौज मस्ती कर रहा था, अपनी पत्नी के साथ ऐश कर रहा था और यह बेचारी माँ इंतजार कर रही थी। जब लगभग 6 से 7 बजने वाले थे, अब रात होने वाला था, तो अम्मा को विश्वास हो गया कि मेरा बेटा सचमुच मुझे धोखा देकर चला गया। वह बेचारी अम्मा अपना बैग उठाकर बस स्टैंड से किसी प्रकार से अपने गांव आती है। गांव आते हुए क्रम में उन्हें एक बैलगाड़ी मिल जाता है जो उनके गांव का ही होता है। वे बैलगाड़ी पे बैठकर अपने गांव तो आ जाती है, लेकिन अपने गांव के घर के दरवाजे के पास ही बैठकर वो खूब रोती है, क्योंकि उनका घर तो बिक गया था। उनका जमीन जायदाद भी वो अपना बेटा नालायक बिकवा दिया था। अम्मा अपने बेटे पर विश्वास कर ली। ऐसी आजकल की कलयुग की दुनिया हो गई है। अपने बेटे बहू पर तो हर कोई आंख बंद करके विश्वास कर ही सकता है, क्योंकि माँ बाप को तो अपने बेटे बहू या बेटियों पर तो विश्वास करना ही चाहिए। अगर उन पे नहीं करेगा तो किस पे करेगा। लेकिन कलयुग की दुनिया में तो आंख बंद करके बेटे बहू पर भी विश्वास नहीं करना पड़ता है। अपने लिए अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए जिंदगी भर धन दौलत तो संजो के रखना ही चाहिए। लेकिन यह बूढ़ी अम्मा आंख बंद करके अपने अफसर बेटे पर विश्वास करके सारे घर जमीन जायदाद बेचवा दी। और तो और यह भी ध्यान नहीं दी कि उनका बेटा ही बैग धन दौलत वाला लिया हुआ है और सारे गहने पैसे लेकर भाग गया। बेचारी अम्मा रोते रोते वहीं पर रात गुजार दी। जब सुबह हुआ तो गांव के लोग उनके आसपास जमा थे। वह किसान भी जमा वहीं पर खड़ा था और बोल रहा था, अम्मा आप तो शहर जाने वाली थी, तो फिर आप रात भर यहाँ पर कैसे, और आप अंदर क्यों देर नहीं चली गई। इस पर वह बूढ़ी अम्मा बोला, बेटा यहाँ पर तो ताला लगा हुआ था और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। वैसे भी यह तो जमीन जायदाद घर तो बिक गया है। वह सारी कहानी गांव वालों को बतला देती है। गांव वाले बहुत ही उसका साथ देते हैं। वह किसान जो घर जमीन जायदाद लिया था अम्मा को बोलता है, अम्मा वैसे भी ये तो घर अभी बंद है, मैं तो इसे बेचने ही वाला था। आप जब तक इसमें रहना चाहती है रहिए। वैसे भी आपकी उम्र अब कितनी ही बची हुई है और वैसे भी मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा था, इसलिए मैं ले लिया था। और जहाँ तक खेत की बात है उसे तो मैं खुद ही उपयोग करने वाला हूँ, इसलिए आपको रहने के लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अम्मा उसका आभार प्रकट करती है और जाकर अपने घर में रहने लगती है। वहाँ पर कुछ सामान बचे हुए थे राशन के, उससे ही कई दिनों तक गुजारा करती है। लेकिन आखिर कितने दिनों तक। खेत का तो जो राशन आता था वह तो अब खेत ही बिक गया है। वह अपने बेटे को बहुत ही भला बुरा मन ही मन कहती है और भगवान से बोलती है कि ऐसी औलाद भगवान किसी को भी न दे।
जो इससे मैंने आज तक ज़िंदगी में 1 रुपया लिया नहीं, उसके ऊपर मेहनत कर कर के खर्च करके उसे अफ़सर बनाया। बिन बाप के बेटे को अफ़सर बनाई हूँ मैं। ऐसी माँ को मेरे बेटे ने धोखा दे दिया। ऐसी संतानें किसी को भी ना दे। और तो और मेरा सारा खेत खलिहान घर ज़मीन जायदाद बेचकर मेरा गहना गीठो भी ले गया। अब मेरी गुजर बसर कैसे होगी, यह मन ही मन सोच ही रही थी कि कुछ अम्मा की उम्र की कुछ उनकी गांव के बूढ़े लोग आते हैं और बोलते हैं, बहना तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे हाथों में तो हुनर है, तुम कटहल का अचार बहुत ही अच्छे से लगाती हो, लो यह कुछ पैसे और इसे कटहल का अचार लगाओ और बेचो, जब पैसे आ जाएंगे तब मुझे वापस कर देना। बूढ़ी अम्मा भी मान जाती है और उन पैसे से कटहल का अचार और कटहल का सारा सामान लेकर कटहल लेकर अचार लगाती है और गांव के ही चौपाई पर जाकर बेचती है, जिससे उनका अचार तो 3 से 4 घंटे में ही बिक जाता है। और जिन औरतों को पैसे वह ली हुई थी, उनका पैसा देने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, जिससे वह फिर से अचार का बंदोबस्त करती है और छोटे छोटे व्याम में कटहल का अचार का फिर से सेल लगाती है। गाँव का मुख्य बाजार होने की वजह से वहां पर आसपास के शहर के भी लोग गांव में सस्ते सामान लेने आते थे और अम्मा का तो कटहल का अचार प्रसिद्ध था ही। लोग बहुत ही चाव से लेने लगे और देखते ही देखते उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा और वह अपना घर और खेत खलिहान सब फिर से वापस पाली और जितने भी खेत थे उसमें कटहल का ही रोपण स्टार्ट कर दी और कुछ आदमी रखकर कटहल का व्यापार स्टार्ट कर दी। उनके खेतों से कटहल बिकता भी था और वह खुद भी कटहल का अचार लगाती थी। देखते देखते वह कई हम लोगों को जो बहुत ही खाली बैठे रहते थे और जिनके बेटे बहू उन पर जुल्म करते थे, उनको अपने साथ जोड़ ली और उनके साथ काम करने लगी। हम उम्र के लोगों के साथ काम करते करते उनका बिजनेस इतना अच्छे से चलने लगा कि वह देखते देखते गांव में ही कटहल के अचार का फैक्ट्री खोल ली और फिर क्या था, उनके कटहल का प्रचार जोरों शोरों से आसपास के शहरों में भी चलने लगा और आसपास के शहर के लोग भी उनके पास कटहल लेने आने लगे। देखते देखते यह बात सरकार को भी पता चला। सरकार उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ सम्मानित की और उन्हें अवार्ड भी दी। अवार्ड में एक वृद्धाश्रम भी दिया, क्योंकि वह हम उम्र के लोगों को ही काम दिलवाती थी और अपने साथ जोड़ती थी, इसलिए वह उनके वृद्धाश्रम एक मिला और वह उनकी का नाम से अम्मा कटहल का अचार का ही नाम से वृद्धाश्रम खोला गया। अब अम्मा और भी हम उम्र के लोगों को जोड़ती थी। आसपास के शहर के भी अम्मा के हम उम्र के लोग वहां पर आते थे, जिनके बेटे बहू घर से उन्हें बाहर निकाल दिए थे या उनको कभी भी कुछ भी खाने की जिनको दिक्कत होता था, वो अम्मा के साथ जुड़ते थे और कटहल का अचार उनका फेमस होता चला गया। आज अम्मा अच्छी जिंदगी जी रही थी। यह बात जब उनके बेटे बहू को पता चला तो फिर से हिम्मत करके उसका बेटा आया और अम्मा के पैरों पर गिरा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लालच आ गया था तुम्हारा पैसा गहना देखकर, इसलिए मैं लेकर भाग गया। अब तो मेरे पास वे पैसे गहने भी खत्म हो गए हैं अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। तुम इस उम्र में इस बुढ़ापे में कटहल के अचार का बिजनेस कर रही हो अम्मा, बस तुम पैसे जोड़ो और बिजनेस मुझे हवाले कर दो, मैं अच्छे से चलाऊंगा। अम्मा तो अपने बेटे को समझ ही रही थी कि गिरगिट का चाल चल रहा है। अम्मा अपने पैरों से अपने बेटे को धक्का देती है और कहती है, यहाँ से निकल जाओ। वहाँ के बॉडीगार्ड भी उसे निकाल देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, गिरगिट के रंग बदल के नकली आंसू बहाकर मेरे पास आए हो। अरे जिस अम्मा को तुम इस उम्र में उनके गहने गीठों लेकर भाग गए थे और उनको बेदखल कर दिए थे, उस समय नहीं अफसोस आया कि अम्मा कैसे जी रही होगी, कहाँ रह रही होगी, क्या खा रही होगी। अरे तुम तो सोच रहे होगे कि बुढ़िया तो मर गई होगी, अब क्या है, उसकी कुछ ही दिन की तो जिंदगी थी और मेरे पास सब धन दौलत आ गए। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। जिस प्रकार से तुमने मेरी दुर्गति की है, एक समय आएगा जब तुम्हारे बेटे बेटियां भी तुम्हारी ऐसी ही दुर्गति करेगी। अम्मा पघिलने वाले में से नहीं थी। अम्मा बोली,
कि मेरा बेटा तो उस दिन ही मर गया था जिसने उस दिन मुझे बेदखल कर दिया था। वह बेटा भी समझ गया था कि अब माँ पिघलने वाली नहीं है, इसलिए वह चला गया था। अम्मा अपना बिजनेस, अब जो किसान उसका घर जमीन जायदाद खेत लिया था उसको सौंप देती है और बोलती है कि मेरे चले जाने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारी पीढ़ियों की रहेगी। जिस पर तुम्हें विश्वास होगा उसी को यह बिजनेस देते चले जाना। इस प्रकार से अम्मा की जिंदगी अच्छे से गुजर बसर हो रही थी और अम्मा आज गांव शहर में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। तो दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आंख बंद करके अपनों पे भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यह स्टोरी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और नए होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बतलाइएगा कि किस प्रकार की स्टोरी आपको चाहिए। धन्यवाद।